नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बांकीपुर में हुए उपचुनाव की अगर हम बात करें तो बम्पर जीत हुई है प्रशांत किशोर की। इस बार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे और उनकी तरफ से वो तमाम कोशिशें की गई ताकि जनता के बीच पहुंचकर एक संदेश पहुंचाया जा सके और उसका असर भी दिखा है। आज जिस तरह से नतीजे सामने आए उसने वाकई में सभी को चौंका दिया है। ऐसे में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2025 में जब चुनाव हुआ उस दौरान बांकीपुर में कितने प्रत्याशी थे, उन्हें कितने वोट मिले और अभी नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद किस तरह से ये सीट खाली हुई, यहाँ पर उपचुनाव हुआ है और इस उपचुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, कौन कौन इस बार चुनावी मैदान में रहे, उन्हें कितने वोट मिले हैं, ये हम आपको बताएंगे। यानी इन 9 महीनों के दरमियान क्या कुछ बिहार में बदला है, बिहार की राजनीति में बदला है, राजनीतिक समीकरण में बदला है, ये गणित क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए। इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, क्या है वो डेटा जिसने इस बार सभी को चौंकाया है, क्योंकि ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण रहा। देश भर की निगाहें टिकी हुई थी कि बांकीपुर में क्या नतीजे आएंगे और प्रशांत किशोर की ये जीत वाकई में काबिले तारीफ है और यही वजह कि कार्यकर्ता उत्साहित है। सुबह से कशिश न्यूज पर वो तमाम तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब आंकड़े क्या कहते हैं, क्या डेटा है आपके पास? बिल्कुल, देखिए हमारे पास 2 मोबाइल फ़ोन है और दोनों में 2025 का जो आम चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट क्या था बांकीपुर में, और 2026 में जो इस बार प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है तो उसमें किसको कितने वोट मिले हैं, दोनों का हम लोग तुलनात्मक दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसमें ज़्यादा सेंधमारी हुई है, किसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और जाहिर तौर पर पीछे को इसका फ़ायदा मिला है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 2026 में जो अभी उपचुनाव हुआ है उसमें प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है तो प्रशांत किशोर को कितना वोट मिला है, सेकेंड थर्ड पे कौन थे और बाकी लोगों की स्थिति क्या रही। चूँकि इस बार और पिछली बार जो हुआ था 2025 और 26 में, इस बार जो उपचुनाव हुआ उसमें 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जबकि 2025 में जब चुनाव हुआ था उस समय महज 10 उम्मीदवार बांकीपुर में किस्मत आजमा रहे थे। तो शुरुआत करते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर को कितना वोट मिला है। टोटल वोट उनको मिला है 64,151 वोट और 19,324 वोटों से 32 राउंड की गिनती यानी समाप्त होने के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार से जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार को 19,324 वोटों से शिकस्त दी है। बीजेपी उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो है 44,827 यानी 19,324 वोट कम मिले हैं प्रशांत किशोर से। तीसरे नंबर पर रेखा गुप्ता थी। पिछली बार भी रेखा गुप्ता वहाँ पर चुनाव लड़ी थी 2025 में भी, लेकिन इस बार जो वोटों का परसेंटेज है या अंतर है वो ज़मीन आसमान का अंतर है। इस बार रेखा गुप्ता को जो वोट मिले हैं वो महज 14,273 वोट मिले हैं, यानी प्रशांत किशोर से उनको 49,878 वोट कम मिले हैं, यानी तकरीबन 50,000 वोटों से रेखा गुप्ता वहां पर पीछे रह गई या चुनाव हार गई तेजस्वी की जो उम्मीदवार थी। इसके अलावा बाकी जो 22 उम्मीदवार हैं, हम सरसरी निगाह से उनको भी कितना वोट मिला है वो भी बताना चाहेंगे। सबको 1,000 से कम वोट मिले, यानी सबकी बुरी तरीके से हार मिली है, जमानत जब्त हुई है। चौथे नंबर पर रहने वाले हैं मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव, जिनको 973 वोट महज मिले हैं। तनवीर आलम है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, 864 वोट मिला है इनको। प्रदीप कुमार हैं भारतीय आम आवाम पार्टी, इनको 781 वोट मिला है। बैजनाथ प्रसाद हैं, इनको 383 वोट मिला है। अनिल दास है निर्दलीय, इनको 311 वोट मिला है। सिकंदर कुमार 264 वोट मिला है। जितेंद्र दुबे 257 वोट मिला है। अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी से चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय गरीब पार्टी के रामबाबू प्रसाद हैं, इनको 240 वोट मिला है। मृत्युंजय कुमार राष्ट्रीय समाजित दल है, इनको 233 वोट मिला है। सूरज कुमार यादव हैं, इनको 231 वोट मिला है। प्रेम शंकर प्रसाद हैं, इनको 225 वोट मिला है। मनीषा शर्मा हैं, इनको 207 वोट मिला है। निरंजन कुमार आचार्य हैं, इनको 196 वोट मिला है। अभय चौधरी हैं, इनको 196 वोट मिला है। उपेंद्र सहनी है राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के, इनको 178 वोट मिले हैं। बागीश नंदन है, इनको 166 वोट मिला है। सुकेश कुमार है, इनको 158 वोट मिला है।
नीतीश कुमार है, इनको 149 वोट मिला है। अशोक कुमार है, इनको 143 वोट मिला है। विनोद राय हैं, इनको 110 वोट मिला है। लालू प्रसाद यादव भी चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे, इनको वोट मिला है 81। और ब्रजेश पटेल हैं इंडिपेंडेंट, उनको मिला है 70, जबकि नोटा को मिला है 646 वोट। तो ये है 2026 का जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उसमें किसको कितने वोट मिले हैं, ये है। अब रही बात कि अब हम दोनों में तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करते हैं, तो 2025 में जब चुनाव हुआ था यहाँ पर, तब नितिन नवीन ने यहाँ से बाजी मारी थी और उनको तब वोट मिला था 98,299, यानी 63.25% वोट मिला था नितिन नवीन को। इस बार कितना वोट कम मिला है, यानी 50,000 से ज़्यादा, 60,000, तकरीबन 55-60,000 के आसपास में उनको पिछली बार की तुलना में कम वोट मिले हैं। यानी कि इस बार जो नीरज सिन्हा है उनको वोट मिला है 44,827 वोट, और पिछली बार मिला था 98,299 वोट। इतना अंतर पड़ गया इस 9 महीने के अंदर में। पता नहीं क्या गलती हुई है, समीक्षा में पता चलेगा। शुरुआती दौर में जो हम लोग को लग रहा है उस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। अब रही बात कि जो रेखा कुमारी हैं, उनको 14,273 वोट अब की बार मिला है। पिछली बार मिला था इनको 46,363 वोट, 29.83%, तकरीबन 30% वोट मिला था। यानी कि इनको 32,000 के आसपास कम वोट मिला है। ये अंतर दिख रहा है। तीसरी बार जनसुराज पार्टी, जिसके कैंडिडेट प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको पिछली बार उनके उम्मीदवार को कितना वोट मिला है वो भी दिलचस्प रहेगा। 7,717 वोट, महज 4.97% वोट ही जनसुराज की जो उम्मीदवार थी वंदना कुमारी, उनको वोट मिला था। जबकि 9 महीने बाद उसी पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लड़ते हैं, तो उनको 64,151 वोट मिलता है, यानी तकरीबन 50,000 से ज़्यादा और वोट गेन करते हैं इस 9 महीने में। हालांकि इस दौरान, इस 9 महीने में उन्होंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, लेकिन जब उपचुनाव का जब तारीख का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से वो लगे और सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इसके अलावा पिछली बार जो चुनाव में लड़े थे, एक पंकज कुमार है आपसे, उनको 790 वोट मिला था। 2025 की बात हम कर रहे हैं। रवि कुमार लड़े थे, 666 वोट मिले थे। साजिद हुसैन अख्तर हैं, उनको 546 वोट मिला था। अखिलेश कुमार हैं इंडिपेंडेंट, 403 वोट मिले थे। निरंजन कुमार आचार्य हैं, इनको 361 वोट मिला था। और प्रभाष चंद्र शर्मा हैं JRJP के, इनको 276 वोट मिले थे। तो ये 2025 के जो हमारे पास डाटा है, आंकड़ा है, वो है। और 2026 में 9 महीने बाद क्या हुआ है वो ये है। यानी कि इस 9 महीने में बहुत कुछ बदल गया है और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा भी बदल गई है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका के में फिलहाल जो तेजस्वी यादव हैं, उनको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कहीं प्रशांत किशोर आने वाले दिनों में अगर इसी रफ्तार से वो मेहनत करते रहें, या फिर इस 4 साल के समय में, कार्यकाल में उन्होंने साबित कर दिया बांकीपुर के लिए कुछ बेहतर किया, तो फिर ज़रूर ये खतरे की घंटी है। बीजेपी के लिए तो है ही, उससे भी ज़्यादा विपक्ष में जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए है। चूँकि लगातार विपक्ष सिकुड़ता जा रहा है, सीटों की संख्या कम होती जा रही है। इस बार जो नतीजे आए हैं वो और भी मतलब हताश करने वाला है विपक्ष के लिए, विपक्ष के उम्मीदवार के लिए। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में एक स्ट्रेटेजी के तहत चलने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। जो चौंकाने वाले नतीजे इस बार आए हैं, आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है, और इसके लिए तैयार रहना चाहिए उनको। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जो परिणाम इस वक्त सामने आए हैं, इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा। बीजेपी की बात करें तो तमाम बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे पटना। खुद नितिन नवीन यहाँ लगातार बैठक कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, चीज़ों की समीक्षा कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से परिणाम सामने आए हैं, कमी कहाँ रह गई, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा बीजेपी के लिए भी और राजद के लिए भी। क्योंकि पिछली बार 2025 का जो जिक्र आपने किया है, उस दौरान आरजेडी दूसरे स्थान पर रही, लेकिन इस बार तीसरे स्थान पर तो रही ही है। लेकिन जो पूरा वोट बैंक था वो अब जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गया है। ना सिर्फ आरजेडी बल्कि बीजेपी का भी एक जो कोर वोटर है वो अब जनसुराज की तरफ चला गया है। इसकी वजह क्या है, ये भी मुझे लगता है इस पर भी बातचीत होगी और आगामी दिनों में इस पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है। चिंतन का विषय है बीजेपी के लिए भी, राजद के लिए भी। बिल्कुल, दोनों दलों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए। चूँकि
दोनों बड़े, एक तो विश्व की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, और दूसरा जो महागठबंधन है या इंडिया ब्लॉक का है वो बीजेपी के बाद विपक्ष की भूमिका में वही है, और उसी के उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर रेखा गुप्ता चुनाव लड़ रही थी। कमियां तो बहुत सारी है, मुझे लगता है कि उस पर मंथन होगा, समीक्षा होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी भी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि बीजेपी को पहले से ही इस बात का आभास हो गया था, इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि इस बार उसकी राह कठिन होने वाली है, और यही वजह है कि नितिन नवीन को जैसे जैसे फीडबैक मिलता गया यहाँ पर कि चीज़ें गड़बड़ा रही है, वो बात नहीं है जो 2025 या उससे पहले तक होती थी, वो यहाँ पर कैंप उन्होंने किया, सारे मंत्रियों को उतारा गया, बड़े बड़े नेताओं को कैंपेन में लगाया गया, लेकिन जो बीजेपी को आशंका थी, नतीजा जब आया या रुझान से ही स्पष्ट होने लगा कि बीजेपी मतलब धीरे धीरे अब वो गढ़ भी हारती जा रही है जहाँ पर किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये बीजेपी को पहले से ही इस बात का आभास था, और मुझे लगता है तेजस्वी भी शायद इसी वजह से विदेश यात्रा से नहीं लौटे कि क्या फ़ायदा है, वो सीट तो बीजेपी की रही है, तो बीजेपी इस बार भी चुनाव जीत लेगी। चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या ये बीजेपी का अपने प्रत्याशी को बदलना, क्योंकि पहले अभिषेक बंटी, बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, पारिवारिक वजह से अचानक से नीरज सिन्हा का नाम आगे कर दिया जाता है, कार्यकर्ताओं में भी अंदर खाने कहा जा रहा था कि इस नाम को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नाराज़गी भी दिख रही थी, क्या यही वजह है कि जनता भी उससे खफा हुई है? एक बहुत बड़ा कारण हार का इसे कहा जा सकता है। अभिषेक बंटी की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तब भी कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि अभिषेक बंटी हैं कौन। तब धीरे धीरे बीजेपी कह सकते हैं कि समझाने में आम जनता को कामयाब रही कि अभिषेक बंटी कोई दूसरी जगह के नहीं हैं, वो लगातार सक्रिय रहे हैं और नितिन नवीन के परिवार से जुड़े रहे हैं, नितिन नवीन के हमसाये की तरह हमेशा कैंपेनिंग में रहे हैं, और मतलब काफ़ी हद तक समझा बुझा लिया गया था, जनता के बीच में मैसेज चला गया था। लेकिन तभी अचानक से पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अभिषेक बंटी और उम्मीदवारी वापस लेते हैं, और उसके बाद जो नाम सामने आए वो और चौंकाने वाला था। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार के लिए, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हार के लिए जब बैठक होगी, समीक्षा होगी, तो वो कारण सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये जनसुराज के लिए ये जीत संजीवनी का काम करने वाली है, और जो कार्यकर्ता नेता हताश और निराश हो गए थे आम चुनाव के बाद, नवंबर में जो नतीजे आए थे उसके बाद, वो अब दोगुने तिगुने उत्साह के साथ ऊर्जा से लबरेज होकर अगले 4 साल तक यानी 2030 तक वो मेहनत करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि अगर दिल से मेहनत की जाए, जनता के बीच जाया जाए, अपनी बातें समझाई जाए, तो उसका परिणाम भी सुखद आ सकता है, अनुकूल आ सकता है, और ये बांकीपुर का उपचुनाव ये परिणाम बूस्टर डोज का काम करने वाली जनसुराज के लिए। बिल्कुल बूस्टर डोज का काम करेगी, और बहुत शुक्रिया आपका, इन आंकड़ों के साथ आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है। और देखिए, सुबह से ही चूंकि लगातार जनसुराज के कार्यालय में हमारी भी मौजूदगी थी, वहां कार्यकर्ताओं की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है, और एक बात जो कही जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि ये एक नए युग की शुरुआत है बिहार पे, और इस नए अध्याय के साथ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में प्रशांत किशोर बदलाव लेकर आएंगे। हालांकि देखिए, हार की वजह क्या रही, चाहे हम बीजेपी की बात करें या राजद कहाँ पीछे छूट गई, इस पर पार्टी अपनी तरफ से समीक्षा करेगी, चर्चा करेगी, लेकिन फिलहाल जनसुराज के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। जो काम 25 में नहीं हुआ वो 9 महीने के बाद 26 में हुए इस उपचुनाव ने कर दिखाया है, और यही वजह है कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुशी बना रहे हैं और सेलिब्रेशन के मूड में है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन फिलहाल जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं प्रशांत किशोर की जीत को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में